हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बरा। आज मैं आपके लिए द अल्टीमेट फैटल जर्नी पार्ट 2 इन हिंदी एक्सप्लेन लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करती हूँ। वो लोग यात्रा के लिए निकलता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक जंगल के बीचों बीच जाकर वो लोग एक जगह पर रुकता है। तभी मास्टर सभी लोगों को कहता है गति कम हो रही है, सतर्क रहना। फिर वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उतने में ही नी हुई सिंह कहता है यह कौन सी जगह है, इतनी ठंडी क्यों है। तभी एक सेवक उससे कहता है सेकेंड यंग मास्टर, यह जिंगलू रिस है। यह एक कब्रदार टीला हुआ करता था, न कि तलवार बलिदान हॉल। बाहरी लोगों से परेशान ना हो इसीलिए कब्रों के टीले के निर्माण करने के बाद उन्होंने एक भूल भुलैया स्थापित की। उतने में ही वो सेवक को किसी ने एक बेल से खींचकर जंगल के बीच में ले जाता है। तभी सभी लोग घोड़े से निकलता है और मास्टर सबको कहता है तलवार निकालो। उतने में ही एक साथी जो जंगल के बीच में ले गया था वही साथी आवाज लगाता है मास्टर मुझे बचाए। तभी मास्टर नी मिंगजुई अपने लोगों से कहता है तलवार बलिदान हॉल पहुंचने तक नी वाईसेंग को प्रोटेक्ट करो। फिर वो जंगल के बीच कुछ लोगों के साथ चला जाता है। स्किन सेंस होता है और हमें नी हुईसेंग को दिखाया जाता है जहां एक सेवक अपने साथी को पूछता है उस बेल के बारे में यह क्या है। तभी दूसरा साथी उसे कहता है यह एक आदमी घुमावदार बेल है। यहाँ वर्ष सूर्य का किरण नहीं पड़ता है। यहाँ मांस और खून सूखकर उसक चेतवन को अवशोषित करता है। उतने में ही नी हुईसेंग दौड़कर उसके भाई के बारे में पूछता है वो क्या कर रहा है। वो सेवक कहता है सेकेंड यंग मास्टर, आप चिंता मत करो, मास्टर के पास उत्कृष्ट मार्शल आर्ट है, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। नी हुईसेंग कहता है लेकिन इतना कोहरा है, वे कैसे जानेगी कि हम यहाँ हैं। तभी सेवक कहता है सेकेंड यंग मास्टर, उसे कुछ नहीं होगा। तभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ उसका सभी साथी को उन बेल ने खींच कर ले जाता है और उसे भी बॉडी पर वो बेल ने घेर लेता है। तभी उसका माइंड अनस्टेबल हो जाता है और वो सारे बेल को काट देता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी नी हुईसेंग फ्लूट बजाता है जो मैंग याओ ने दिया था उसका माइंड क्लीनिंग करने के लिए। स्किन सेंस होता है और हमें दिखाया जाता है मास्टर पारपेट के साथ मतलब कठपुतली के साथ फाइट कर रहा होता है। फिर वो नी हुईसेंग के पास आता है। नी हुईसेंग उसे पूछता है भैया आप ठीक तो हो, और बाकी लोग के बारे में भी पूछता है और पता चलता है सभी लोग मर जाता है। तभी एक साथी मास्टर को पूछता है क्या यह आदमी घुमावदार बेल है। मास्टर कहता है नहीं, कठपुतली है। उतने में ही कठपुतली ने उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो लोग भागते भागते अपने तलवार बलिदान हॉल के अंदर चला जाता है जहाँ कठपुतली अंदर नहीं आता और उन लोगों को। तभी मास्टर कहता है यहाँ उग्र बेल को तलवार बलिदान हॉल के अंदर दो दिया गया है। फिर कहता है हमें केवल मुख्य मुकाबले तक पहुंचना है तलवार की भावना को संतुलित करने के लिए और साल को मरम्मत करने के लिए। यहाँ पर बहुत संकट है, सभी को बेहद सावधान रहना चाहिए। स्किन सेंस होता है और हमें तलवार बलिदान हॉल का बाहर का स्किन दिखाया जाता है। फिर स्किन सेंस होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ वो लोग मुख्य गेट तक पहुँचते हैं और मास्टर उस गेट को खोलने के लिए कोशिश करता है। फिर सभी लोगों को कहता है इस गेट को नियंत्रित करने वाले मैट्रिक्स को नष्ट कर दिया गया है, हमें ग्रीन ड्रैगन और वाइट ड्रैगन टाइगर तक पहुँचने की ज़रूरत है, तभी मैट्रिक्स को ठीक कर सकते हैं। और फिर मास्टर नी हुईसेंग को कहता है तुम और मैं प्रत्येक 2 टीम में अलग हो जाते हैं, लेकिन याद रखना कब्रों में प्रवेश करने के बाद कब्रों का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ लौटने के लिए ज़्यादा देर ना लगाना, नहीं तो यह विनाशकारी होगा। नी हुईसेंग कहता है क्या बकवास है, मैं मार्शल आर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, अगर मैं मुसीबत में होती हूँ तो मेरा क्या। मास्टर कहता है तुम हमारे एस्ट्रोनॉमी विज्ञान के बारे में सबसे अधिक जानते हो, डरो मत, तुम्हारे साथ
जोंग हुई जाएगा जो तुम्हारा प्रोटेक्ट करेगा। जोंग हुई उन लोगों की एक साथी ही है। फिर दोनों टीम अलग हो जाते हैं। स्किन सेंस होता है और हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो दीवार के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर बेल ने अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है। स्किन सेंस होता है और हमें नी हुईशन को दिखाया जाता है जहां जोंगुई नी हुईशन से कहता है मुख्य दरवाजा के बारे में। सेकेंड यंग मास्टर मैट्रिक्स को रीसेट करने के बाद यह दरवाजा स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा। नी हुईशन कहता है मुख्य दरवाजा को खोलने का तरीका जटिल है, हम इसे कैसे रीसेट करूँगा। फिर वो कुछ देर सोचता है और हथियार के मालिक के बारे में और अचानक वो कब्र के पोजीशन के बारे में कहता है। कब्र को अपना अपना पोजीशन में रख देता हूँ। ये सब रीसेट करने के बाद ग्रीन ड्रैगन वापस आ जाता है और नी हुईशन कहता है ऐसा लगता है कि मैं भी बेकार नहीं हूँ भाई, इस बार मुझसे बेहतर नहीं था। जोंगहुई कहता है सेकेंड ईयर मास्टर आप निश्चित रूप से बेकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी के अपनी अपनी इच्छा होती है। स्किन सेंस होता है और हमें मास्टर को दिखाया जाता है जहां फाइट कर रहा होता है। उतने में एक आदमी को दिखाया जाता है जो दीवार ने अपने अंदर खींच लेता है और ये सब मास्टर देख रहा होता है। स्किन सेंस होता है और हमें नी हुईशन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है हम अंदर आने से पहले तुम दीवार से अब सावधान रहने के लिए कहा था। मेरे ख्याल से यह दीवार तो ठीक लगती है। जोंगुई कहता है सेकेंड यंग मास्टर आप शायद नहीं जानते दीवार के अंदर मानव लाश और रक्त से भरा हुआ है। ये सुनकर वो डर जाता है और कहता है लाश। जिंगहुई कहता है नी परिवार की तलवार आत्मा तलवार से पैदा हुई थी। यह बेहद कड़वा है। जब उसका मालिक जीवित हुआ होता है तभी तलवार मालिक के साथ जाती है और तलवार की आक्रामकता को मालिक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन जब मालिक मर जाता है तभी इसका कोई मालिक नहीं होता है जिस पर भरोसा किया जा सके। इसीलिए तलवार को इन लाश और रक्त की जरूरत होता है तभी अपना आक्रामकता दबा सके। नी हुईशन कहता है क्या यह सिर्फ लोगों को बलि देना नहीं है। उतने में ही कब्र का दरवाजा खुल जाता है जो कुछ देर तक के लिए खुलता है। जिंगुई कहता है कब्र का दरवाजा खुला है, चलो जल्दी वापस चलते हैं। मास्टर हमें यहाँ बहुत देर तक रहने के लिए मना किया था, जल्दी चलो। लेकिन नी हुईशन कहता है जिंगुई नी परिवार हमेशा धर्म में रहता है। अगर हम लोगों को जीवित के साथ बलिदान देते हैं तो नी परिवार धर्म कैसा रहेगी। उतने में ही वो दरवाज़ा बंद होने लगता है और सभी लोग दरवाज़ा से बाहर निकल जाता है। लेकिन नी हुईशन का डोरिंग बार्स गिर जाता है। वो उसे लेने के लिए जाता है लेकिन वो दरवाज़ा बंद होने के लिए थोड़ा ही बाकी था पर वो दरवाजे से बाहर निकल पाता है लेकिन वो बात बर्बाद हो जाता है। स्किन सेंस होता है और हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो दरवाज़ा खुल रहा होता है। उतने में ही नी हुईशन आकर उसे कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, यह तलवार बलिदान हॉल क्यों कहा जाता है। तलवार की भावना को संतुलित करने का क्या मतलब है। यहाँ आने से पहले समझ नहीं आया था कि तलवार बलिदान हॉल वास्तव में क्या है, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। यह संतुलन नहीं है लेकिन मांस और रक्त का बलिदान क्यों। उतने में ही जिंगहुई नी हुईशन से कहता है नी सेकेंड यंग मास्टर आपने गलत समझा, वो सारे लाश दुष्ट आदमियों की है। नी परिवार को पूर्वजों ने कहा था तलवार की आत्मा को संतुलित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता है। हम इन निर्देशों का सिर्फ पालन करते हैं। नी हुईशन कहता है दुष्ट आदमी, क्या वो इंसान नहीं है। फिर मास्टर से पूछता है क्या आप में इतना काबिलियत है कि आप उन मरे हुए लोगों का भाग्य का फैसला कर सकते हैं। मास्टर कहता है तलवार के आत्मा बेहद खतरनाक होते हैं। नी परिवार की सभी जेनरेशन तलवार की आत्मा को इस प्रकार संतुलित किया गया है। नी हुईशन कहता है भले ही वो लोग गलत हैं लेकिन तुम भी उन लोगों की तरह उन राहों पर क्यों चल रहे हो। मास्टर कहता है तलवार की आत्मा को संतुलित करने के बाद क्या हुआ।
मैं तुम्हें समझाऊंगी। नी हुईसेंग कहता है, रुको, जो लोग हमारे साथ आया था वो लोग को भी क्या बलिदान दिया गया है? तभी मास्टर गुस्से से उसका नाम लेकर कहता है, वो लोग कठपुतलियों द्वारा मारे गए थे। नी हुईसेंग कहता है, भले ही इस तरह मारा गए हैं, लेकिन पहले हमारे साथ 20 से अधिक लोग आए थे, पर अब कितने लोग बचे हैं? क्या सबको मारने दो? भाई, नी परिवार ने इसके लिए बहुत कुछ भुगतान किया है। क्या आप शांत नहीं हो सकते हैं? इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि लोगों की बहुत बलिदान हो रहा है। मास्टर कहता है, मैंने अपना मन बना लिया है। हमें तलवार की भावना को संतुलित करना ही होगा किसी भी हालत पर, और तलवार की आत्मा वास्तव में मुक्त हो रहा है तो किंगे के लिए ही आपदा का कारण बनेगा। तब मैं अपने पूर्वजों का सामना कैसे करूँगा? नी हुईसेंग कहता है, आप अपने आँखों से देखा है? क्या आपको पता है कि आप आज संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों के जान जा रहे हैं? क्या आपको कुछ भी नहीं पता? भैया, तुम खुद को देखो, आप बदल गए हो। जब आप सोते थे तो आप हमेशा बुद्धिमान थे। जब से आपने तलवारबाजी का अभ्यास किया है, आप बहुत खुश हो गए हैं और तुम अब एक अत्याचारी बन रही हो। तभी मास्टर चिल्लाकर कहता है, लेकिन यह तुम्हारे जैसे दिन भर सुलेख और पेंटिंग और ध्यान केंद्रित करने से बहुत बेहतर है। तुम कह सकते हो कि वास्तव में नी परिवार की सुरक्षा की भी तुम्हारा चिंता है। नी हुईसेंग कहता है चिल्लाकर, नी मिंगजुई, क्या हमें नी परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए तलवारबाजी का अभ्यास करना ही होगा? क्या तुम सच में मुझे चाहते हो? तुम्हें मरते हुए देखना मेरा सामने जब तक तुम रोको। आप हमेशा पारिवारिक निर्देश के बारे में बात करते रहते हो। क्या आपको जीने की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? तभी मास्टर अपने साथियों की तरफ देखता है और उसे एक साथी कठपुतली नजर आता है। फिर वो कठपुतली नजर नहीं आता, वो सक जाता है। तभी नी हुईसेंग कहता है, मुझे बताओ, आप किस तलवारबाजी का अध्ययन करते हैं? आप किसका निर्देश सुनते हैं? आपको पारिवारिक निर्देशक किसने बनाया? तलवार की आत्मा से मौत के लिए मजबूर होने के बाद क्या हम लोगों के खून से कुर्बानी देना चाहिए? यह बुराइयों से भी अलग नहीं है। मास्टर कहता है, नी परिवार ने 100 साल से गिंगे में रहा है और इस क्षेत्र के लोगों को रक्षा किया है। तुमने वास्तव में क्या यह कहा है कि हम बुरा है? नी हुईसेंग कहता है, हाँ, कहा। तभी वो दोनों कुछ देर कुछ नहीं बोलता है और मास्टर बोलता है, दूसरे लोगों को तलवार की आत्मा को संतुलित करने के लिए मुख्य मुकाबले के लिए मेरे पीछे आओ। तभी सभी लोग चला जाता है और नी हुईसेंग भी मास्टर को जिद्दी ऐसे कहकर चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें एक ब्रिज को दिखाया जाता है जहाँ वो ब्रिज पार करना पड़ता है। तभी नी हुईसेंग कहता है मास्टर को, आप बिल्कुल भी दोषी नहीं महसूस करते हैं? फिर है, पहले मुझे मरने दो, ये कहकर वो पहले चला जाता है और इससे पीछे बाकी लोग भी आ जाता है। उतने में ही नी हुईसेंग नीचे गिरने ही वाला था, तभी मास्टर उसे बचा लेता है और वहाँ पर बहुत सारे बार्ड उस पर अटैक कर देता है। तभी कुछ लोग नीचे गिर जाता है और कुछ लोग बीच के पार पहुँच जाता है, लेकिन नी हुईसेंग बीच के पार पहुँचने से पहले वो बीच टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो अपने भाई को पकड़ता है बचाने के लिए और मास्टर भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। फिर वो अपने तलवार के मदद से वो अपने भाई को पकड़ लेता है और नी हुईसेंग भी उसे जोर से पकड़ लेता है। नी हुईसेंग अपने भाई से कहता है, रोकर अपने भाई को कहता है, भाई, यह मेरा गलती है, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। मास्टर कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर कहता है, मैं अपने हथेली का कौशल का उपयोग करूँगा और तुम्हें ऊपर भेजने के लिए। नी हुईसेंग कहता है, आप क्या कह रहे हैं? मास्टर कहता है, चिंता मत करो, बकिसा हमारी रक्षा कर सकते हैं। बकिसा एक तलवार का नाम है जो मास्टर का है। फिर वो खुद नीचे गिर जाता है और वो अपने भाई को ऊपर के तरफ भेज देता है। तभी नी हुईसेंग को अपने भाई के साथ बिताए बचपन के पल याद आता है, जहाँ उसका भाई कहता है,
मैं जब तक जीवित हूँ तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। तभी वो ऊपर पहुँच जाता है जहाँ बाकी लोग होता है, लेकिन वो फिर से नीचे आने के लिए जिद करता है अपने भाई को बचाने के लिए और कहता है मेरा भाई मार्शल आर्ट्स में उत्कृष्ट है, वो अभी कुछ नहीं होगा। तभी एक सेवक उसे कहता है आप पागल हो क्या, आपको नीचे की स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वो नहीं सुनता है और एक रस्सी के सहारे से नीचे आ जाता है। जब नीचे पहुंचता है वहाँ बहुत अंधेर होता है और वो अपने भाई को पुकारता है। ऐसे ही कुछ देर तक अपने भाई को पुकारने के बाद वो एक निशान छोड़ता है जिसकी वजह से वो उस जगह को पहचान सके, लेकिन वो बार बार उस जगह तक ही पहुंच जाता है। फिर वो बहुत थक जाता है। उतने में ही दीवार से आवाज आता है नी हुआई शेंग। पूछता है कौन। फिर वो दीवार कहता है तुम्हारी तलवार कहाँ है? किंगे के नी फैमिली के पास तुम्हारे जैसा और कोई नहीं, तुम सिर्फ एक कायर हो। नी हुआई शेंग तुम बेकार हो। क्या तुम इस तरह मास्टर बनने की काबिलियत रखते हो? क्या तुम नी परिवार के पूर्वजों के लिए जी सकते हो? नी हुआई शेंग पूछता है कौन है? फिर वो दीवार से आवाज आता है भाई तुम्हारा भाई मर चुका है, यह सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ था, किसी काम का नहीं हो तुम, किसी काम नहीं, तुम्हें जिम्मेदार ठहरा जाएगा, तुम सिर्फ अच्छे के लिए हो। नी हुआई शेंग तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे पास ना तो सीख है ना ही कुशलता है, क्या इसे तुम नी परिवार के पूर्वजों के रक्षा करोगे? ये कहने के बाद कायर किसी काम का नहीं ऐसा कहकर वो दीवार उसके पास आ जाता है और उसे मारने ही वाला था। उतने में उनका भाई उसे बचा लेता है। जब उसे होश आता है वो सामने अपने भाई को पाता है और भाई उससे कहता है मैंने तुम्हें आखिरकार पाया, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आया? नी हुआई शेंग कहता है क्या यह इतना महत्वपूर्ण है? भाई तुमने मुझे अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? क्या मैं अपने भाई को छोड़ दूँ केवल नी परिवार का मास्टर बनने के लिए? मास्टर कहता है हुआई शेंग आज तुमने जो कहा वो मुझे अच्छा लगा, वो सही है। तलवार की भावना को संतुलित करना दीर्घकालिक रणनीति नहीं है। अगर हमें नी परिवार को बचाना है तो हमें तलवार की भावना को दबाना ही होगा। मैं जानबूझकर ये सब नहीं करता। नी हुआई शेंग कहता है भाई यह तुम्हारी गलती नहीं है। जब मैं शतान पर था तब मुझे अचानक उस बचपन के बारे में याद आया जहां आपने बचपन में मेरे लिए तलवारबाजी का अभ्यास किया था। अगर आज मैं निर्णय लेने वाला होता तो मैं आपसे बेहतर नहीं कर पाता। आप नी परिवार का मास्टर हो, कोई मौकों पर आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है, शायद यह भाग्य का खेल है। मास्टर कहता है हाँ, बहुत सी बातें किस्मत में तय होती है। नी परिवार के पूर्वज बड़ी मुश्किल से इस परिवार की नींव रखी है, अप्रत्याशित रूप से इसे तलवार के आत्मा ने सौंप दिया था। मैंने तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास किया और सोचा कि मैं इसे हल करने का रास्ता शायद खोज सकता हूँ, लेकिन मैं बस पूर्वजों की वही पुरानी विनाशकारी रास्ते का अनुसरण किया। नी हुआई शेंग मुझे दोष मत दो, मैंने तुम्हें तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए मजबूर किया क्योंकि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा और नी परिवार का भारी बोझ जल्दी या बाद में तुम पर होगी। यदि तुम्हारे पास महान तलवारबाजी नहीं होगा तो तुम दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? मुझे लगा कि मैं जीवन भर तुम्हारा रक्षा कर सकता हूँ मेरे भाई। मैं त्वरित सफलता के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए मैं इस तरह समाप्त हुआ हूँ। मैं केवल नी परिवार को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन यह मेरे हाथों में नष्ट हो जाता। ऐसा पाप से मैं पूर्वजों का सामना कैसे करूँगा? नी हुआई शेंग कहता है भाया, जब पिता की मृत्यु हुई
अकेले नी परिवार को संभाला। आप काफी अच्छे रहे हो और पूर्वजों के लिए रहते थे। नी परिवार की परेशानी तलवार की आत्मा के कारण हुई थी। आप इसे अकेले नहीं संभाल सकते। आप अपनी तरह से पूरी कोशिश की है। फिर वो खड़ा होकर कहता है, इसके साथ साथ आप मिलिट्री आर्ट्स में भी बहुत अच्छे हो। क्या हमें दो भाई इस संकट से बच सकते हैं? मास्टर कहता है, हुईशांग, क्या तुम जानते हो इस जगह का नाम शोकिशियान लेविलियन है। नी परिवार के सभी मास्टर यहाँ खुद को कैद कर लेता है इससे पहले कि नियंत्रण खो दे। यहाँ से कभी भी कोई नहीं लौटा है। मुझे डर लग रहा है, हम आज यहीं मर जाऊंगी। तुमको मैं खतरे में डाल दिया, मुझे माफ कर देना। ये कहकर वो रोने लगता है। नी हुआई सिंह उसके पास बैठकर उसे कहता है, हम भाई आज इसी स्थान पर पूर्वजों के साथ हम आज यहाँ मरेंगे। उतने में ही वो खड़ा होकर कुछ देखने लग जाता है और अपने भाई को पूछता है, भाई यहाँ पानी की आवाज क्यों है? जैसे पानी बह रहा है। ऐसे यह दिखाता है कि यह बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। आए और देखो, शायद बाहर जाने के लिए रास्ता हो सकता है। फिर वो चारों तरफ देख रहा होता है। फिर नी हुआईशेंग अपने भाई को कहता है, दीवार में एक चित्र को दिखाकर, यह कितनी अजीब बात है। यह भीतरी चित्रों में राक्षस क्यों नहीं बसते? तलवार देखने समय फिर वो दूसरी तरफ जाकर अपने भाई को कहता है, दीवार में एक भित्ति को देखकर ऐसा चित्र शोरशा हॉल में भी था। मास्टर कहता है, नहीं, यह चित्र अजीब लगता है। नी हुईशेंग कहता है, शोरशा हॉल में वो चित्रों का चमकदार गोल आंखें हैं, लेकिन इस चित्र में ऐसा लगता है आगे देख रहा है। फिर वो ऊपर खड़ा होकर नीचे की तरफ इशारा करके अपने भाई को कहता है, यहाँ 8 आरेख प्रत्यय है। नी परिवार का कब्र फ्रैंक शुही के अनुसार बनाया गया था, लेकिन यहाँ जो 8 आरेख पत्र है उसका एक विशेष अर्थ होना चाहिए। गाइस, वो लोग एक दरवाजा के बारे में बात कर रहा होता है। फिर वो नीचे उतरकर एक साथ दोनों उसे उस चित्र पर मारता है और एक दरवाजा खुल जाता है, जिसका दूसरा तरफ उन लोगों का साथी था। उन लोगों को देखकर वो लोग कहता है, मास्टर मास्टर, सेकेंड यंग मास्टर, आप लोग ठीक हो? तभी मास्टर उन लोगों से कहता है, मुझे लगा कि मैं आज ही मर जाऊंगा, लेकिन सौभाग्य से मुझे वाईशेंग ने बचा लिया ताकि आप लोगों से दोबारा मिल सकूं। फिर वो कहता है, आज भी को सभी भाई को यहाँ लाने के लिए और परेशानी में डालने के लिए मुझे वास्तव में आप लोगों के लिए खेद है, लेकिन मुझे अब कोई भाई नहीं चाहिए जो मेरी वजह से मरे। तलवार का आत्मा को संतुलन करने के लिए अब मैं और मेरे भाई अकेले ही जाऊंगी। यह कहकर वो दोनों चला जाने ही वाला था, तभी पीछे पीछे वो लोग मास्टर मास्टर चिल्लाकर उसके तरफ आता है और उसे कहता है, सभी भाइयों की मौत तलवार की आत्मा से होती है। यह आपकी गलती नहीं है मास्टर। मास्टर कहता है, हम मास्टर है। उतने में ही जिंगुई कहता है, आपको लंबे समय से अपने असली भाई के रूप में लिया है। जहाँ चाहे मेरे जान चला जाए, लेकिन मैं मास्टर के साथ ही आगे बढ़ने और पीछे हटने की तैयार हूँ। तभी सभी लोग मास्टर को कहने लगता है इस बात को। तभी मास्टर के आंखों में आंसू आ जाता है और उन सभी को कहता है, हम सब साथ यहाँ आया हूँ और खतरों का सामना कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो, मैं वास्तव में नहीं जानता आप लोगों को वापस भुगतान कैसे करो। आज मैं यहाँ कसम खाता हूँ कि हम 9 भाई एक साथ आगे बढ़ूंगी और पीछे हटूंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नी हुआईशेंग कहता है, हम तलवार की आत्मा को मांस और रक्त के साथ बलिदान चढ़ाते हैं। उतने में ही मास्टर कहता है, सब लोग मेरा साथ चलो, तलवार की आत्मा को नष्ट करना ही होगा।
फिर वो लोग जोर से चिल्लाता है, तलवार की आत्मा को नष्ट करो, तलवार की आत्मा को नष्ट करो, हमारे मित्र भाइयों के बलि चढ़ाने के लिए, हमारे मित्र भाइयों की बलि चढ़ाने के लिए। ऐसे ही वो लोग चिल्लाता है। स्किन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग वहां पर पहुंच चुका था जहां वो तलवार की आत्मा उन लोगों को अट्रैक्ट कर देता है और अपने साथियों को मार देता है। साथ ही नी हुईसेंग को भी चोट पहुंचाता है जो बेहोश हो जाता है। लेकिन मास्टर और जिंगुई उस तलवार के साथ लगे रहता है उसे संतुलन करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाता, बल्कि वो लोगों को तलवार ने अटैक कर देता है और जिंगुई पर वो तलवार का आत्मा हावी हो जाता है और वो कहता है, नी परिवार के वंश पूर्वजों को पूजा करने आते हैं, यह एक आदमी होना बेहतर है, लेकिन इस तरह मेरी उपेक्षा कर रही हो, अपने खून से प्रायश्चित करो। मास्टर कहता है, तुमने नी परिवार के अनगिनत भाइयों को मार डाला, लेकिन आज मैं तुम्हें ही नष्ट कर दूंगा। लेकिन वह तलवार आत्मा उसे कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर वो तलवार उसको मारने ही वाला था, तो भी मास्टर को दो साथी आकर बचा लेता है और मास्टर ये सब देखकर और वो अनस्टेबल माइंड हो जाता है और दोनों के बीच बहुत देर तक जबरदस्त फाइट हो रहा होता है। उतने में ही नी हुईसेंग को होश आता है, फिर दोनों के बीच फाइट होता ही रहता है। तभी वहाँ तलवार का आत्मा जिंगुई के बॉडी को छोड़ देता है, लेकिन मास्टर उसे मारने ही वाला था। तभी नी हुईसेंग अपनी फ्लूट से उसे शांत करता है, तो मास्टर शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको मार देता है क्योंकि वो जिंगुई को एक कठपुतली की तरह देखता है। एक्चुअली गाइस, नी हुईसेंग जो फ्लूट बजा रहा था वो फ्लूट के वजह से ही वो कठपुतली नजर आया था और मास्टर अनस्टेबल हो जाता है, सभी साथी को मार देता है। ये सब देखकर नी हुईसेंग डर जाता है और को भी वो मारने ही वाला था, लेकिन मास्टर को उसका भाई के साथ बिताए बचपन के पल याद आ जाता है और वो सामने नी हुईसेंग को सोता नी हुईसेंग रूप में देखता है, जहाँ नी हुईसेंग उसे पुकारता है भाई, जहाँ उसे पेंटिंग बांट देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहा होता है और मास्टर अपने तलवार को नीचे रख देता है और कहता है, तलवार की आत्मा नष्ट हो चुका है। फिर वो अपने चारों तरफ देखता है जहाँ सारे लोग मरे हुए थे और अपने भाई को पूछता है, ये सब कैसे? नी हुईसेंग कहता है, ये सब तलवार की आत्मा के वजह से मर गई है। ये सुनकर वो बहुत रोता है, स्किन सेंस होता है। वो लोग उस हॉल में प्रे करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक जगह पर वो दोनों एक साथ खड़ा होता है, जहाँ मास्टर कहता है, हुईसेंग ठीक वैसे ही जैसे बचपन से किया करते थे वैसे ही मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। स्किन चेंज होता है। एक्चुअली गाइस, इसके बाद हमें चाइनीज लैंग्वेज में एक स्किन दिखाया जाता है जिसका अर्थ है, बलिदान के लड़ाई के बाद नी कबीले में लौटने के बाद नी मिंगुई तलवार की भावना से गहराई से फंस गए थे और उनका स्वभाव तेजी से चिड़चिड़ा हो गया था। भले ही मेंग याओ नी मिंगुई की मन शांत करने के लिए पियानो का उपयोग करता है, फिर भी वो शौक लौटने के लिए शक्तिहीन है। अंत में नी मिंगुई अपना दिमाग खो दिया था और सभी को आंखों के नीचे मौत की घाट उतर दिया। स्किन सेंस होता है और हमें नी कबीले को दिखाया जाता है जहां नी मिंगुई मर चुका था और नी हुईसेंग बहुत दुखी से बैठ रहा होता है। रो रो कर अचानक वो अपने भाई का आवाज सुनाई देता है जो उससे पुकारता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं है। फिर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और भाई के याद में तभी उतने में ही एक किताब के ऊपर नजर जाता है। उस किताब के ज्ञान से उसे पता चलता है कि मेंग याओ ने अभी तक माइंड क्लीनिंग के म्यूजिक के बहाने जो कर रहा था वो एक बहुत बड़ी साजिश था।
जिसके वजह से अंत में उसका भाई अपना जान गंवाने पड़े। उतने में ही मेंग याओ आता है और उसे गुस्से नजर से न्यू हॉन्सेंग देखता है और प्रणाम करते हैं और यहीं पर ही मूवी खत्म हो जाता है।